नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और आज एक मुलाकात एहसासों के साथ लाइव साक्षात्कार कार्यक्रम में हमारे साथ रंजना बिनानी काव्या जी उपस्थित हैं। और ये बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं, और ये अक्सर काव्य पाठ में जो है आती रहती हैं और ऑनलाइन काव्य पाठ भी करती रहती हैं। तो आगे की बातें जो है अब हम इनसे ही जानेंगे। तो रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में कुछ धन्यवाद बताइए। दीदी। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मंच पर जो भी उपस्थित हैं सभी को मैं सादर नमन वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं मंच की आभारी हूँ कि श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या मंच के द्वारा की संस्थापिका आदरणीय दिव्यांजलि वर्मा दीदी ने मुझे ये सौभाग्य दिया, ये सुअवसर दिया है कि आज आप सबके सामने मैं लाइव आ रही हूँ और वो आप सबके साथ जुड़ी हूँ। तो इसके लिए दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार और सभी को नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगी कि मेरा नाम रंजना बिनानी है। काव्य की उपाधि मुझे साहित्यकार जगत से जुड़ के मिली है। और मेरे पिताजी का नाम सत्यनारायण जी, श्री सत्यनारायण जी सोमानी, और माता जी का नाम श्रीमती कृष्णा देवी सोमानी, यूपी गोंडा जिले के निवासी हैं वो लोग। अब मेरे माता पिता दोनों ही नहीं है इस दुनिया में, उन्हें मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैंने मतलब एमए इन हिंदी लिटरेचर शिक्षा प्राप्त की है अवध यूनिवर्सिटी यूपी से ही। और अच्छा, यहीं पे है मैंने जो अयोध्या में? हाँ, अयोध्या की अवध यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेशन हम लोगों ने किया था जब वो खुली थी नई नई। एमए की उपाधि वहीं से ली, बीए की लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मैं क्योंकि पीएचडी करना चाहती थी इसलिए मैंने एक लघु शोध भी लिखा। पीएचडी करने का एक एक स्टेप होता है कि आप पहले लघु शोध लिखेंगे, उसके बाद ही आप शोध कर सकते हैं। तो बिल्कुल। उसके लिए मैंने जयशंकर प्रसाद की कामायनी पर लघु शोध लिखा था। मेरी शादी असम में हुई है। हालांकि हम बिलोंग करते हैं राजस्थान से। हम राजस्थान के महेश्वरी परिवार से है, बीकानेर जिले के हैं हम। और बीकानेर में हमारा घर भी है। रहती मैं आसाम गोलाघाट में हूँ। कपड़े का व्यवसाय है हमारे हस्बैंड के। हम भी साथ में दुकान में रहते हैं, मतलब साथ में सेल्समैनशिप में हम लोग साथ देते हैं। साहित्य की मुझे रुचि है। समाज सेवा की का भी बहुत शौक है। परिवार में हमारे भरा पूरा परिवार है। हालांकि यहाँ पर भी सास ससुर जी नहीं है और उधर मम्मी पापा भी नहीं है। यही मेरी जीवन की छोटा सा एक जीवन का परिचय है। और साहित्य जगत से जुड़ने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ जाना है। बहुत से मुझे सम्मान भी मिले हैं। और मेरी किताबें भी कई छपी हुई हैं। मेरी एक किताब बनी है जन्नत का फूल, रंजना बिनानी। बहुत अच्छा, बहुत खूब। हम चाहते हैं कि बस जल्दी से छप जाए और हम लोग के हाथ में आए पढ़ने के लिए। अच्छा, मैं कहना चाह रही थी कि आप जैसे रहने वाली राजस्थान और अभी रह रही हैं आसम में, और बीच में आप यूपी यूपी में भी जो है थी, तीनों जगह आपने घूमी है। अच्छा लगा। असम में ससुराल है, यूपी की बेटी हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं आपसे जानना चाह रही थी, आप लेखन के क्षेत्र में कैसे आई? क्योंकि लेखन का शौक मुझे बचपन से था। मतलब। तभी मेरे पिताजी ने मुझे पीएचडी करने के लिए प्रेरित किया था। ये लेखन का जो मेरा शौक था वो जागृत किया मेरे पापा ने। और वो चाहते थे कि मैं पीएचडी कर लूं, इसीलिए लघु शोध मैंने लिखा था। और फिर धीरे धीरे हम लोग जब शादी होके ससुराल आई, मतलब हम पीएचडी नहीं कर पाई, लघु शोध होते ही मेरी शादी हो गई। तो ये मेरा रह गया बीच में ही पढ़ाई। एमए के बाद तुरंत मेरी शादी हो गई। तो फिर यहाँ आने के बाद क्योंकि बिजनेस था तो हम बिजनेस में लग गए साथ में। इसलिए पढ़ाई आगे नहीं हो पाई। हालांकि यहाँ से बहुत जॉब का भी ऑफर आया, लेकिन हमारे हस्बैंड यही चाहते थे कि आप हमारे साथ बिजनेस के अंदर हमारा हाथ बटाइए, तो हम उसमें ही रहे। लेकिन हाँ, मेरा जो लिखने का शौक था वो जागृत रहा। क्योंकि यहाँ पर हमारे सोशल कमिटीज बहुत है। हम जिस समाज को बिलोंग करते हैं महेश्वरी समाज है, तो महेश्वरी महिला संगठन की मैं यहाँ प्रेसिडेंट थी। और 9 साल, मतलब 9 साल तक मैं ट्रेजरर रही, फिर 6 साल मैं सचिव रही, और फिर 6 साल मैं प्रेसिडेंट रही। तो उस पीरियड में हमारे ऑल इंडिया से हमारा जो ये महेश्वरी संगठन है, ये ऑल इंडिया से बिलोंग करता है। ये एक मतलब गवर्नमेंट वेरीफाइड संस्था है। तो हम इसमें जितने कंपटीशन आते थे उसमें सब में मैं ज्वाइन करती थी। तो उनमें लिखते लिखते मुझे लिखने का शौक, मतलब इसमें इतने कंपटीशन मैंने जीते हैं। सुश्वेता नारी कंपटीशन, नारी तेरे रूप अनेक, उसमें लेखन लेखन का आता था।
पति पत्नी का रिश्ता, वर्तमान संबंध में किस तरह का, मतलब बहुत सी लेखन प्रतियोगिताएं आती रहती थी। तो उसमें, निबंध में, लेख में, हर चीज में, कविताओं में मैं पार्टिसिपेट करती थी, क्योंकि लिखने का शौक था। और सच पूछे तो जो साहित्य जगत से जुड़ी हूँ, वो मैं कोरोना काल से जुड़ी हूँ। कोरोना काल में मुझे ये साहित्य जगत के, मतलब साहित्य संगम संस्थान से मुझे किसी ने जोड़ा, जो शायद नामी संस्था है, आप लोग जानते होंगे, फेसबुक पे हमेशा आता रहता बिल्कुल। है, साहित्य संगम संस्थान। उससे जुड़ करके, वहां की, मैं अभी भी असम इकाई की प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्षा हूँ। और वहां से जुड़ने के बाद मैं बहुत से मंचों से, जैसे स्वतंत्र लेखन मंच, साहित्य रेखा मंच, और आपसे भी जुड़ी काव्योदय मंच, बहुत से मंचों से जुड़ी हुई हूँ ना। मुझे लिखने का शौक है, जहां भी कुछ अच्छा मुझे टॉपिक मिलता है, मैं लिखती हूँ। हम चाहते हैं आगे भी आप ऐसे लिखती रहें और एक अच्छी साहित्यकार बने। और मैं कहना चाह रही थी आपसे कि आपने जो बताया कि जैसे आपके हस्बैंड ने कहा कि आप जो है बिजनेस, मतलब इस तरह जॉब वॉब ना करके उनके साथ बिजनेस में हाँ, साथ हाँ, दीजिए, तो हाँ, ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही है। देखिए, जो है पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो यही होता है कि पति जैसे पत्नी का साथ दे और पत्नी पति का साथ दे, तो जो काम होता है ना वो बहुत ज्यादा ही और अच्छे से होने लगता है। कहते हैं ना कि हाँ, दोनों बिल्कुल। जीवन जीवन साथी हैं दोनों, तो फिर जीवन में जो भी दोनों के उतार चढ़ाव आ रहे हैं या जो भी करना है, दोनों को साथ में मिलके करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि दुगनी प्रोग्रेस होती है। बहुत अच्छी जी बात हाँ। है कि आप उनका साथ दे रही हैं और वो आपका साथ दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ना ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते रहिए और अपना आपका बिजनेस फले फूले। मैं तो यही जो है भगवान से प्रार्थना मेरे करूंगी। पति का नाम पवन बिनानी है। और वो आपका आज जो बिजनेस है उनका, उसका स्टोर का नाम वगैरह? बिनानी टेक्सटाइल्स, गोलाघाट, असम। बहुत खूब, आपका तो बस ऐसे ही जो है व्यापार फले फूले। अच्छा, अब रंजना जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपने जी, बताया कि आपको लेखन का शौक बचपन से ही है, तो लेखन के अलावा आपको और भी क्या क्या रुचि है, मतलब लेखन से हटके जो लेखन है? से हटके सबसे ज्यादा जो मुझे शौक है वो समाज सेवा हम्म। की। वो मुझे, आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी करवा लीजिए, मैं एनी टाइम तत्पर रहती हूँ। मेरे घर में कितना भी काम हो, मैं कितनी भी बिजी हूँ, मैं उसके लिए समय निकालती हूँ। और कल ही हमने अभी सोशल वेलफेयर के लिए साइबर क्राइम के ऊपर नुक्कड़ नाटिका का प्रदर्शन हमारे गोलाघाट में किया है। वाह। तो इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। मुझे ये नहीं कि सिर्फ गरीबों में, हम लोगों ने देखिए बहुत सी लोगों का, हम लोगों ने सामूहिक विवाह गरीब लड़कियों को करवाया है। हम लोगों ने अपंग लोगों का, जैसे पाँव का ट्रीटमेंट कराना हुआ, आंखों का ऑपरेशन जो नहीं करा सक, हमारी समिति के साथ मिलके हम लोगों ने बहुत से वेलफेयर के काम किए हैं। और हम करते भी हैं। हम लोग को जैसे कुछ पता चले कि उनको इस चीज का रिक्वायरमेंट, अगर कोई हम लोग के आगे अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, तो हम समिति के मेंबर मिलके उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। और बहुत अच्छे से उनको रखना, ध्यान करना, उनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना और उनको आगे बढ़ाना। बच्चों को पढ़ाया भी है हम लोगों ने, जिनके पास बुक्स नहीं है उन लोगों को बुक्स भी दे रही है। बहुत से होते कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं लेकिन फीस नहीं है, तो फीस भी हम लोगों ने अवेलेबल, मतलब हम लोग हर तरीके से कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी सोशल वर्क हो, जहां हम लोग की जरूरत हो और हमारी हेल्प से कोई आगे बढ़ सके, तो हम वो काम अवश्य करते हैं और करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज के ज़माने में जैसा कि कलयुग चल रहा है और इतना आजकल हो ही जाता है, कुछ लोग जो है अपने मम्मी-पापा को घर से निकाल देते हैं। कुछ छोटे बच्चे हैं, अब जैसे जिस हिसाब नहीं से नहीं। हिंसा बढ़ रही है, हाँ, उस हिसाब से हाँ, देखिए बच्चे कितने छोटे ही उनके मम्मी-पापा नहीं होते या कुछ होता है, तो इस तरह हाँ, के बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। और आपका काम सच में बहुत सराहनीय है। और एक तो आप महिला हैं, तो इसलिए भी आपका काम बहुत अच्छा है कि महिलाओं को एक प्रेरणा मिल रही है कि हाँ, आपके जैसे वो भी जो है कुछ अच्छा करे। हाँ आज के जी। समाज में ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। हमारे जो महेश्वरी महिला समाज, हमारा महेश्वरी समाज सिर्फ महिलाओं का नहीं, युवा, सभा, सारे लोग, मतलब कहीं पर भी कोई बाढ़ आ जाए, कोई भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, वहां हम लोग एनी टाइम तत्पर रहते हैं। तो हम अपने महेश्वरी समाज को धन्यवाद मैं करती हूँ, जो मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और मैं इतने अच्छे मंच से जुड़ी हुई हूँ कि मैं जो चाहती हूँ वो काम वहां बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो मानवता का पहला जो मतलब होता है ना, वो यही होता है कि आप में जो सेवा भाव है, आप मानव के जी, रूप में वो जो होना, सेवा भाव है वो आप करिए। अगर आपको ईश्वर ने कुछ दिया है तो थोड़ा सा जरूर किसी के भले के लिए अवश्य लगाइए। अब मैं ये लोगों से बिल्कुल। अपील करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगी कि हमें जो लोग भी देख रहे हैं, हमें जो मानव जीवन मिला है और जो हमारा मानवता का पहला कर्तव्य है वो यही है कि हम अपने मानव जीवन के रूप में ये सेवा भाव सबसे ज्यादा करें। मैं आपसे जानना चाह रही थी, अब तक जो है कितनी साहित्यिक उपलब्धियां मिल चुकी हैं, मतलब? एक कंपटीशन था, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। मैं पूरे आसाम को प्रेजेंट करने के लिए तिरुपति बालाजी गई थी, ऑल इंडिया के अंदर आसाम को प्रेजेंट करने गई।
और वहां पर भी मुझे 10वें स्थान पर रही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरा सबसे अच्छा पल था कि हाँ, कुछ करके मैंने सिर्फ अपना ही नहीं, मेरे आसाम प्रदेश का भी नाम रोशन किया। जो हमारे महेश्वरी समाज में जो कंपटीशन आए हैं, उनमें मैंने जैसे आपको बताया कि पति पत्नी का रिश्ता वर्तमान के संबंध में, ये एक टॉपिक आया था, उसके ऊपर भी मैंने लिखा था, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। श्रेष्ठ नारी सम्मान वहां पर मुझे मिला था। बहुत से देखिए मेडल भी मिले हुए हैं। ये मुझे दिखाइए। एक ये भी मिला था, पहनाया गया था। और देखिए मेडल बहुत सारे हैं इस तरह के। हाँ। हाँ। हमारे महेश्वरी समाज का लोगो है। बहुत खूबसूरत है। भगवान महेश के हम संतान माने जाते हैं। महेश्वरी समाज भगवान महेश की संतान है। मतलब शिव अच्छा। जी की पूजा हमारे यहाँ मेन होती है। हाँ, 6 प्रदेश मिला के पूर्वोत्तर बनता है। काव्य प्रतियोगिता का कंपटीशन हुआ था, उसमें मैं सेमीफाइनल तक पहुंची थी। गुवाहाटी में हम लोग गए थे, तो वहां पर ये मुझे मिला। ईश्वर ने अगर कुछ दिया है तो मिलता है, चलो अच्छी बात है। और मुझे नहीं लगता कि सम्मान के योग्य कोई भी होता होगा तो उसे नहीं मिलता होगा, जरूर मिलता होगा। बस आप काम ऐसे करिए, आपको लोग बुला के सम्मानित करें। आपको इतने मिले हैं, इसमें दिखावा करने वाली बात नहीं है ये तो, बल्कि और महिलाओं को जो है इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर भारत में रह के कोई महिला इस तरह का काम कर सकती है तो वो भी कर सकती हैं। आप महिलाएं क्या नहीं कर सकती। जो महिलाएं पहले घूंघट में रहती थी, वो समय इतना बदल गया। देखिए, करने का कोई और सीखने का कोई उम्र नहीं होता। आज मेरी 60 के ऊपर एज है। 60 उम्र में आकर में भी आदमी कुछ कर सकता है। मैं तो 5 साल बिल्कुल। पहले तो कोरोना आया था, तब से मैं साहित्य जगत से जुड़ी। हालांकि एमए मैंने अपना 92 अरे 82 में किया होगा, लेकिन लेकिन सोचिए, एक पढ़ाई आपकी कभी भी, कहते हैं ना कि शिक्षा आपकी कभी कोई नहीं चुरा सकता। शिक्षा ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। और शिक्षा ऐसी चीज है जो दिनों दिन अगर आप किसी को देते हैं तो और बढ़ती है, दुगना कम नहीं होती है होती। आपको जब प्लेटफॉर्म मिले, जब आपको मौका मिले, घर गृहस्थी से आप जब फ्री हुए, तब आप अपनी योग्यता को निखारिए और आप अपनी अंदर के जो हुनर को उसको पहचानिए, स्वयं को पहचानिए। और कोई भी उम्र का इसमें बंधन नहीं होता। जब चाहो जब आप अपने को आगे ला सकते हो, लोगों को आप दिखा सकते हो कि आप में क्या काबिलियत। जो उपलब्धियां हमें मिलती हैं ये हमारा जो हमारी कला है उसकी प्रशंसा के तौर पे मिलती हैं, और ये हाँ जी। कोई दिखाने की बात नहीं होती है ये तो, बल्कि और आप जो है देखो दूसरों को और उन्हें देख के प्रेरणा लो और आगे बढ़ो, उनके हाँ, जैसे बनने की कोशिश अब करो। मैं आपको 2 शब्द खाली जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी पे हाँ हाँ। सुनाती हूँ। लेकिन जो कामायनी किताब मैंने हाथ में उठाई, उस समय उसको पढ़ के ऐसा लगा कि उस सृष्टि की रचना श्रद्धा और मनु के द्वारा हुई है। मनुष्य श्रद्धा को जब देखता है तो पूछता है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी सा जब सानंद, फिर मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर गान। वो इसलिए ये बात बोलते हैं कि उसमें जो जयशंकर प्रसाद जी ने उपमान दिए हैं श्रद्धा का, एक से बढ़कर एक दिया है। कभी आप उस किताब को उठा के देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्या रचनाएं उन्होंने लिखी है, और एक एक शब्द के भाव बहुत सुंदर है। तो कामायनी 15 सर्ग है। वो कामायनी को जो मुख्य पात्र है वो श्रद्धा और मनु है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम महाकाव्य था। उसके लिए उनको एक बहुत बड़ा पारितोष भी मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषक उन्हें प्राप्त हुआ था। रचना में माँ शारदे को नमन करते हुए आपके सामने पढ़ना चाहूंगी बिल्कुल कि नमन स्वागत है। करे हम मात शारदे, हम पर दया दृष्टि कर दो, ज्ञान कला संगीत की देवी, विद्या बुद्धि मधुर स्वर दो। तुम हो माँ वीणा कर धारिणी, मेरे जीवन को सुखमय कर दो, ज्ञान की ज्योति जला करके मेरे जीवन को जगमग कर दो, ज्ञान की ज्योति जला कर मेरे जीवन को जगमग कर दो, अपनी वीणा की धुन से मेरे जीवन को सुरमय कर दो, हम तो तेरे शरण पड़े हैं, आशीर्वाद हमें तुम दो, आशीर्वाद हमें तुम दो। जय मां शारदे।
मेरी रचना का शीर्षक है ये कि रिश्ते निभाती हैं बेटियां। जी हाँ, यह सच है कि रिश्ते निभाती हैं बेटियां। ईश्वर का अनुपम उपहार होती हैं बेटियां। ईश्वर का अनुपम उपहार होती हैं बेटियां। माँ पापा की तो जान होती है बेटियां। माँ पापा की जान होती हैं बेटियां। मुश्किल समय में साथ निभाती हैं बेटियां। मुश्किल समय में साथ निभाती हैं बेटियां। कोमल हृदय और संस्कारी होती है बेटियां। कोमल हृदय और संस्कारी होती हैं बेटियां। तकलीफ पड़ने पर दौड़ कर आती हैं बेटियां। दौड़ कर आती हैं बेटियां। माता पिता का साथ निभाती हैं बेटियां। माता पिता का साथ निभाती हैं बेटियां। ससुराल हो या मायका, दोनों जिम्मेदारियां उठाती हैं बेटियां। दोनों जिम्मेदारियां उठाती हैं बेटियां। माँ पापा के आंगन की शोभा होती हैं बेटियां। हर रिश्ते को बखूबी निभाती हैं बेटियां। हर रिश्ते को बखूबी निभाती हैं बेटियां। सृष्टि की सृजनहार होती हैं बेटियां। सृष्टि की सृजनहार होती हैं बेटियां। दो दो कुलों की शान होती हैं बेटियां। दो दो कुलों की शान होती हैं बेटियां। हर आंगन की पहचान होती हैं बेटियां। हर आंगन की पहचान होती हैं बेटियां। हर घर की आन बान और शान होती हैं बेटियां। हर घर की आन बान और शान होती हैं बेटियां। धैर्य और सहनशीलता की मिसाल होती हैं बेटियां। धैर्य और सहनशीलता की मिसाल होती हैं बेटियां। दुख तकलीफ को सहज ही समझ जाती हैं बेटियां। दुख तकलीफ को सहज ही समझ जाती हैं बेटियां। अपने सारे फर्ज निभाती हैं बेटियां। पिता के आंखों में आंसू देख विचलित हो जाती हैं बेटियां। पिता के आंखों में आंसू देख विचलित हो जाती हैं बेटियां। माता पिता का और भाई का विश्वास होती हैं बेटियां। माता पिता और भाई का विश्वास होती हैं बेटियां। पीहर हो या ससुराल, खुशियों का खजाना, खुशियों का खजाना होती हैं बेटियां। खुशियों का खजाना होती हैं बेटियां। खुशियों का खजाना होती हैं बेटियां। बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपके फेवरेट लेखक कौन है? अब महादेवी वर्मा की जयशंकर प्रसाद हूँ। प्रेमचंद्र की हाँ, कहानियां। आपने जिनके नाम बताए, प्रेमचंद के और महादेवी वर्मा के, ये लोग ज्यादा कठिन शब्दों में नहीं लिखते थे। इनके जो शब्द होते हाँ थे रचना के, पोयम के, हाँ, बहुत बहुत सिंपल सहज। होते थे, लेकिन अपने समकालीन समाज का जो ये लिखते थे, जो भी आसपास देखते थे और जो भी इनके आसपास घट रहा था, वो एकदम सिंपल भाषा में बहुत अच्छे से लिखते थे, इसलिए कुछ ज्यादा ही लगता था कि हाँ, कुछ लिखा है इन्होंने। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, किसी और लेखक के द्वारा लिखी गई? गोदान, मतलब प्रेमचंद की तो मैं हर कहानियों की फैन हूँ। क्या उनके उपन्यास आपने पढ़ी होगी? गोदान बिल्कुल पढ़ी है बिल्कुल या नहीं पढ़ी? बिल्कुल। पढ़ के देखिएगा दीदी, बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जितने भी लोग हैं, उनका प्रेमचंद ज्यादा उनको पसंद आ रहे हैं, और उनकी रचनाएं भी। अभी आपको दिखेंगे कि कोई आप कचरे के अंदर आप चुगते हुए आप देखोगे, छोटे छोटे बच्चों को कचरा चुगते हुए या उनके अंदर से निकाल के खाते हुए जब हम देखते हैं तो हमारा दिल कितना, मतलब उनके ऊपर रचनाएं, उस तरीके की रचनाएं हैं उनकी। आपको बिल्कुल याद होगा बिल्कुल। वो अब्दुल की कहानी जो थी, चिमटा दादी जी का हाथ जलता है, कितना सुंदर लिखा वो कहानी। अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना कितना जरूरी होता है? बहुत जरूरी दीदी। अगर आप नियमित रूप से कुछ पढ़ोगे तो कुछ नया सीखोगे। आप चाहे रामचरितमानस ही उठा लीजिए, अगर वो भी आप पढ़ते हो तो आप बहुत कुछ सीखेंगे उससे। राम जी के एक चरित्र के अंदर भी आपको बहुत से चरित्र नजर आएंगे। आज्ञाकारी बेटा भी है, भाई के प्रति कितना बड़ा प्रेम दिखाया है। पढ़ना तो बिल्कुल। व्यक्ति को बहुत जरूरी है। चाहे आप धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, ये हमको उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि लिखने की शैली सुधरती है। जो हम गूढ़ता हमारी लेखनी में आती है या हमारी लेखनी निखरती है, वो कैसे? लोगों की रचनाएं पढ़ के। जैसे होता है ना कि जब दूसरे की रचना पढ़ता है तो एक होता है ना, एक शब्द मिल जाता है, कुछ विचारों में बदलाव आते हैं। बहुत से लोग, अयोध्या धाम निमंत्रण आया है, मेरे राम प्रभु का मंदिर बन आया है, सभी राम भक्तों को लाखों बधाई है, शुभता इतनी मिली कि हृदय न समाई है, जो कल तक थे बंद तालों और जंजीरों में, आज गर्भगृह में पाया स्थान है, वर्षों का सपना हुआ साकार है, भव्य मंदिर देख हमको गुमान है, भव्य मंदिर देख हमको गुमान है,
आज अवध में हो रही धूम धाम है, राम जन्म भूमि का नव निर्माण है, कार सेवकों के बलिदानों का परिणाम है, सरयू तट की महिमा अपरंपार है, जहाँ जन्म चारों भाइयों ने पाया है, अवध धाम ने जन्मोत्सव मनाया है, सनातन धर्म की तुर ही आज बजाई है, चिर प्रतीक्षित कामना पूरी होने आई है, जय श्री राम की गूंज पड़ी सुनाई है, योगी जी मोदी जी को बहुत बधाई है, चलो अयोध्या धाम निमंत्रण आया है, राम लला का भव्य मंदिर बन आया है, राम लला का भव्य मंदिर बन आया है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा गाया आपने। जानना चाह रही थी कि आप लेखन के कुछ टिप्स दीजिए कि कैसे वो जल्दी से अपना लेखन कार्य पूरा कर सकें। अपनी लेखनी में धार लाने के लिए या अपनी लेखनी को सुधार लाने के लिए सबसे ज्यादा हम लोगों को आज जो साहित्य जगत में लोग लिख रहे हैं, पहले सबकी रचनाओं को पढ़ना होगा, सबकी समीक्षाओं को भी नियमित प्रयास करना चाहिए, लिखते रहना चाहिए, हार के या थक के कभी नहीं बैठना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरों का की में जो अच्छाई है उसको ग्रहण करना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से अगर लिखना सीखना है तो सबसे पहले लोगों को पढ़ना और उस लेखकों के साथ जुड़ना जरूरी। जैसे जुड़ेंगे पढ़ेंगे लोगों को तो ख्याल अपने आप ही आने लगेंगे। मेरा भी ऐसा ही मानना है। आपको जो भी विधा में लिखनी है अपनी रचना, तो आप सबसे पहले उस विधा को पढ़ना सीखिए। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपकी पहली प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? मतलब साझा संकलन बहुत है, लेकिन मेरी अपनी रचनाओं की माँ जन्नत का फूल, लोगों को कहाँ पे मिल पाएगी, कहाँ पे ये पब्लिश हुई है, ये ये भी बता फ्लिपकार्ट दीजिए। पे भी लगी हुई है, जो वो भी भी लोग बता। हमारे दर्शक हैं, हमें सुन रहे हैं, वो ये रंजना जी की जो बुक है ये आप फ्लिपकार्ट से खरीद के वो जरूर ये मैंने पढ़िएगा। मेरे देखे मेरे मम्मी पापा और सास ससुर जी को समर्पित की थी। ये उनकी फोटोज है चारों की। आपने जो अभी हाँ ये बोलो। पोयम पढ़ी है ना, ये बहुत हाँ अच्छी जी। है। मतलब आपके पिताजी ने ही आपको जो बचपन से इतने अच्छे संस्कार दिए और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जी है, तो जी। बहुत आपके पिताजी बहुत अच्छे थे। मेरे हाँ बिल्कुल। पिताजी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के परम मित्र थे, और वो उनके हमारे घर आए हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम लोग उनको हाथों से खाना खिलाए हुए हैं। मेरे पिताजी जनसंघ के बहुत बड़े लीडर थे। सत्यनारायण जी सोमानी के नाम से गोंडा में सोमानी जी के नाम से लोग जानते हैं उनको आज भी। ये आप तो बहुत अच्छे अच्छा घर से हैं और ये तो आपका सौभाग्य था कि आप उनसे मिली हैं। हाँ, वो मुझे साहित्य संगम संस्थान से जोड़ने वाली मेरी कलावती दीदी है। अच्छा। दीदी आपकी तो मैं हार्दिक उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे साहित्य जगत से जोड़ा, और आज मैं यहाँ तक जो पहुंची हूँ वो उनकी देन हूँ। हमारे यहाँ यही तो खासियत है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाना। ये हमारे माहेश्वरी समाज की खासियत मैंने आपको बताई थी ना, अच्छा। और मुझे काव्या की उपाधि भी इन्हीं की देन है। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो साहित्यकार हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे क्रिकेट खेलने वाले या दूसरे जो गेम खेलते हैं, तो उनको अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म ना मिले तो फिर व्यर्थ है उनका खेलना या अपने क्षेत्र में आगे मतलब आना। तो इसी तरह साहित्यकारों जी को हाँ। भी ये प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है। तभी तो उन्हें जी अपनी हाँ। पहचान बनाने का मौका मिल जाएगा। तो जी कलावती जी आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप भी साहित्यकारों को प्लेटफॉर्म देती हैं और उन्हें आगे बढ़ने की वो भी प्रेरणा देती हैं। देखिए, जो जैसा काम करता है उसका मान उनको मिलना ही चाहिए। मेरी बिल्कुल। जो अंदर की ये भावना रहती है कि अगर किसी ने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलती हूँ दीदी उसको। कोई मुझे कोई उंगली मान पकड़ के चलना सिखाएगा तो मैं कभी उसको नहीं भूलूंगी। तेरे चेहरे पर अब ये बेरुखी अच्छी नहीं लगती। मतलब ये गजल का वो है मिसरा, सुनिए। तेरे चेहरे पे अब ये बेरुखी अच्छी नहीं लगती, बिन तुम्हारे ये जिंदगी अब अच्छी नहीं लगती, बिन तुम्हारे अब ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, अजब है हाल दिल का क्या कहूँ यारा ये मैं तुमसे,
अजब है हाल दिल का, क्या कहूँ यारा ये मैं तुमसे। हर समय आपकी ये बेरुखी अच्छी नहीं लगती। हर समय आपकी ये बेरुखी अच्छी नहीं लगती। साथ जो तेरा हो तो जिंदगी आसान हो जाए। साथ जो तेरा हो तो जिंदगी आसान हो जाए। सनम तेरे बिना ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। सनम तेरे बिना ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। दिखावे का ये रिश्ता कब तक हम यूं निभाएंगे। दिखावे का ये रिश्ता कब तक हम यूं निभाएंगे। भरोसा ना हो तो दोस्ती भी अच्छी नहीं लगती। भरोसा ना हो तो दोस्ती भी अच्छी नहीं लगती। तेरे चेहरे पे अब ये बेरुखी अच्छी नहीं लगती। आजकल जमाने से भरोसा उठ सा गया है। आजकल तो जमाने से भरोसा उठ सा गया है। देखता हूँ रंजू जब झूठी हंसी अच्छी नहीं लगती। देखता हूँ रंजू जब झूठी हंसी अच्छी नहीं लगती। तेरे चेहरे पे अब ये बेरुखी अच्छी नहीं लगती। बिन तुम्हारे ये जिंदगी अब सच्ची नहीं लगती। बिन तुम्हारे ये जिंदगी अब अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छा लिखा आपने और बहुत अच्छा गाया भी आपने। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हम्म। जैसा कि आप राम मंदिर को लेके बहुत खुश हैं और उस दिन जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप मंदिर आने के लिए भी बहुत उत्सुक हैं। तो आप जो है जी, बताइए, अपने अनुभव शेयर करिए कि उस दिन आपने घर में क्या-क्या किया? देखिए हम लोगों ने महेश्वरी महिला संगठन वालों ने मिलके राम लीला का पूरा आयोजन किया। और हमने राम जन्म से लेके राज्याभिषेक तक की झांकियां निकाली, तैयारी की, पूरा प्ले लिखा और उसको पूरा हम लोगों ने लोगों को दिखाया। घर में दीपक जलाए। हम लोग का यहाँ महेश्वरी भवन बना हुआ है दीदी। हमने पूरे महेश्वरी भवन को दीपक से सजाया। सब लोग अपने अपने घर से दीपक लाए थे। हम लोग घर को तो सजाए ही थे, वहां भी सजाया, प्रसाद बनाया, लोगों में वितरित किया, लोगों को नाश्ता कराया और धूमधाम से भजन गीत गाते हुए हमने राम जी का स्वागत किया। हमने रैली निकाली। पहले दिन रैली भी निकली, सेम डे भी रैली निकली। जय श्री राम के नारे लगा के पूरे गोला घाट में हम लोग घूमे। ऐसा लग रहा था कि त्रेता युग में हम लोग पहुँच गए, जैसे उस टाइम राम हाँ, जी के स्वागत में सब खुश होके सजाए थे, सजावट किए थे ना, वही चीज़ हम लोगों ने भी किया। और और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से राम जी आए ऐसे लगता है राम राज्य सच में छा गया। हर एक में प्रेम, खुशी, कोई मनमुटाव दिखता नहीं है। सब बहुत प्यार से मिला जुला। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंजिंग आया है, समाज में भी आया। आपने ये भी सुना होगा वो अबू धाबी में जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वहां पे भी तो जो है जो बारिश हुई है, तो हाँ, उसी से पता चल रहा है कि राम जी का जो है ना, एक हम लोग कहते हैं कि भगवान की जो कृपा होती है वो सच में हो रही है कहीं ना हाँ, कहीं। सच देखिए, एक तो आप में। बता रही हैं कि आपस में लोगों में प्रेम बढ़ा है, और दूसरा ये जो चमत्कार हम लोग कहते हैं ये देखने को भी मिल रहा है हम लोग को। जानना चाह रही थी आपसे कि अब जो है राम मंदिर जिसने बनवाया है, यानी हमारे मोदी जी, तो आप उनकी तारीफ में भी कुछ शब्द कहिए। उनके जो जीवन से प्रेरणा लेने लायक जीवन है। भारत का स्वरूप पूरा बदल गया है। भारत की मतलब आज विश्व गुरु कहलाने लग गया है, 4 नंबर पे आ गया है। कितना कुछ विज्ञान का चमत्कार हुआ। वैज्ञानिकों ने भी देखिए चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कर दिया। ये मोदी जी, जैसे अगर उन्हें राजनेता के रूप में ना देखा जाए और एक अच्छे इंसान के रूप में भी अगर देखा जाए ना, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। मतलब मोदी जी के बारे में तो क्या कहूँ। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ क्योंकि मेरे पिताजी खुद आरएसएस के बहुत बड़े नेता थे। और मेरा भाई जो अभी राम मंदिर निर्माण में पूरा लगा हुआ है, वो गोंडा का आरएसएस का सेक्रेटरी है। मोदी बिल्कुल जी को सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद है जो सनातन धर्म की और उन्होंने अपना मन बनाया और राम मंदिर के निर्माण की में अहम भूमिका निभाई। जबकि योगदान सभी का है लेकिन ये श्रेय मोदी जी को ही जाता है।
अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप इतने दिन से हमारे मंच से जुड़ी हैं, पहले नारी तो नारायणी में और अब जो है श्री राम साहित्य सेवा संस्थान, तो आप हमारे मंच के बारे में कुछ बताइए, कुछ नारायणी मंच जब था, मतलब उसमें आप सक्रिय रहते थे आप लोग, वो भी बहुत अच्छा उसमें चला। प्रतिदिन जो लिखते हैं उन रचनाकारों को उत्साहित करना, तो ये इतना अच्छा लगता है कि उत्साहवर्धन होता है कि आप लोगों को जो कार्य करने की पद्धति है वो बहुत ही अच्छी है, और महिलाओं को आगे बढ़ाने में या जो भी रचनाकार जुड़े हुए हैं सभी को आगे बढ़ाने में आप लोग का श्रेय है। और नित नए विषय भी आप लोग कभी कभी ओकेजन आता है तो देते हैं, तो लोगों को नव सृजन करने का भी मौका मिलता है। और ये तो अयोध्या से जुड़ा हुआ मंच है, आपने जो बिल्कुल। ये नया बनाया है, तो इसके लिए तो मैं आपको क्या बोलूं, मैं तन मन से इस मंच के प्रति समर्पित हूँ, और आप लोग की कार्य पद्धति से भी हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। और ईश्वर करे आपका मंच दिनों दिन रात चौगुनी उन्नति करे और अपने एक मकाम को पहुंचे और लोग उसको पहचाने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं चाहूंगी कि आप ऐसे ही हमारे मंच से आगे भी जुड़ी रहें। और मैं कहूंगी कि आदमी को अपना नजरिया हमेशा बदल देना चाहिए, तब परिदृश्य बदल जाता है। तो मेरी जो रचना का शीर्षक है वो एक है, नजरिया बदलो परिदृश्य बदल जाएगा। मतलब हम अपने जिस हिसाब से सोचते हैं वैसे ही हमको सब लोग नजर आते हैं, तो आदमी को बिल्कुल सही। सकारात्मक सोच हमेशा रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसी पे मैंने एक रचना लिखी थी कि नजरिया बदलो परिदृश्य बदल जाएगा, शीर्षक यही है रचना का। नजरिया बदलो सारा संसार स्वर्ग नजर आएगा, नजरिया बदलो सारा संसार स्वर्ग नजर आएगा, बदले नजरिए से चहुं और खुशियों का अंबार लग जाएगा, खुशियों का अंबार लग जाएगा। कर लो अच्छे कार्य जीवन सुधर जाएगा, कर लो अच्छे कार्य जीवन सुधर जाएगा, सकारात्मक सोच से ही जीवन का परिदृश्य बदल जाएगा, जीवन का परिदृश्य बदल जाएगा। नकारात्मक सोच से निराशा के बादल छा जाएगा, नकारात्मक सोच से निराशा का बादल छा जाएगा, प्रेम स्नेह के व्यवहार से जीवन महक जाएगा, प्रेम स्नेह के व्यवहार से जीवन महक जाएगा। नजरिया बदलने से देखने का अंदाज बदल जाएगा, नजरिया बदलने से देखने का अंदाज बदल जाएगा, दुनिया सुंदर लगेगी, जीवन में आनंद छा जाएगा, जीवन में आनंद छा जाएगा। सकारात्मक सोच से दुश्मन भी दोस्त नजर आएगा, सकारात्मक सोच से दुश्मन भी दोस्त नजर आएगा, नजरिया बदलने से सारा संसार फूलों का उपवन सा नजर आएगा, फूलों का उपवन सा नजर आएगा। सकारात्मक सोच से हमारा आचरण बदल जाएगा, सकारात्मक सोच से हमारा आचरण बदल जाएगा, जीवन जीने का हमारा अंदाज बदल जाएगा, जीवन जीने का हमारा अंदाज बदल जाएगा। नजरिया बदलने से खुशियों भरा जहां नजर आएगा, नजारा मतलब नजरिया बदलने से खुशियों भरा जहां नजर आएगा, इसीलिए कहते हैं नजरिया बदलो, नजरिया बदलो परिदृश्य स्वयं बदल जाएगा, परिदृश्य स्वयं बदल जाएगा। आपने कहा कि नजरिया बदलने की, तो मैं वही कहना चाह रही थी कि जैसे हम लोग हमेशा सुनते आए ना कि एक गिलास होता है वो आधा भरा होता है, तो उसको देखने का लोगों का दो नजरिया होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो आधा खाली है और कुछ लोग कहते हैं कि वो आधा भरा है। तो वही आपने कहा ना कि जो पॉजिटिव सोचते हैं उनको लगता है आधा भरा है, लेकिन जो निगेटिव सोचते हैं वो वही दुखी रहते हैं कि देखो आधा खाली है। जी, जो है, अब कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। रंजना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आप मंच का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और मेरे दर्शकों का जो मुझसे जुड़े हुए हैं सभी को सादर वंदन अभिनंदन है, और दिव्यांजलि दीदी आपको सादर अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके, इस मंच से जुड़कर भी। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।